हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप पहले की तरह स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एस्टेट फिजिक्स का लेवल 3 का पेपर है मेरे हाथ में, ठीक है? और आज की वीडियो में हम इनके सॉल्यूशन लगाने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन, कह रहा है कि द टोटल प्रोपगेशन डिले थ्रू अ स्लेव मास्टर फ्लिप फ्लॉप इज गिवन बाय 100 नैनोसेकंड। द मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी दैट कैन बी यूज्ड विद दिस फ्लिप फ्लॉप इज। देखिए, आपको एक फ्लिप फ्लॉप की फ्रीक्वेंसी नहीं, टाइम पीरियड दे रखा है, ठीक है? टाइम पीरियड कितना दे रखा है? उसका टाइम पीरियड दे रखा है 100 नैनो सेकेंड, ठीक है? आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है इसकी। देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है पहला। फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं हम? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है? तो टाइम पीरियड का आप क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। टाइम पीरियड कितना है आपका? 100 नैनो सेकेंड। इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लो, ये आ जाएगा 10 टू पावर -9 सेकेंड। और इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा आपका, कितना आएगा? 10 टू पावर -7 सेकेंड, ठीक है? और ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपका बन जाएगा 10 टू पावर 7 हर्ट्स, ठीक है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्स होती है, तो ये कितना हो जाएगा? मेगा हर्ट्स में आंसर या गीगा हर्ट्स या किलो हर्ट्स में देना है आपको आंसर, तो इसका मेगा बना लेते हैं हम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 टू पावर 7 हर्ट्स। ये मेगा हर्ट्स हो गया, यानी ये आ जाएगा आपका 10 मेगा हर्ट्स, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ द पीक वोल्टेज ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर इज 100 वोल्ट, इट्स डीसी वोल्टेज इज, ठीक है? एक फुल वेव रेक्टिफायर की जो डीसी वोल्टेज निकालनी है आपको, ठीक है? वी डीसी वो किसके बराबर होती है? वो होती है हमारी 2 वी नॉट पीक वोल्टेज और अपॉन में पाई के इक्वल होती है, ठीक है? आपको पीक वोल्टेज दे रखी है कितनी? 2 इंटू वी नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 100 अपॉन पाई की वैल्यू कितनी होगी? 3.14। ये कितना हो जाएगा? 200 अपॉन में कितना आ जाएगा? 3.14। 3 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 3 दूनी 3 छीके 18, 6 पे जा रहा है, मतलब 6 के आसपास, तो 63.67 ये आएगा इसका सही आंसर, ठीक है? 6 का एक ही ऑप्शन है इसमें, 6 वाला, वो कौन सा है? 63.7। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा आपका। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कैपेसिटर ए एंड बी हैव सेम वोल्टेज अक्रॉस 3 प्लेट्स, हाउएवर द एनर्जी। बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, ठीक है? सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या बनेगा। देखिए, कैपेसिटर है, ठीक है? ए कैपेसिटर, और ये किसी वोल्टेज से कनेक्ट है। एक दूसरा कैपेसिटर है आपका बी, वो भी सेम वोल्टेज से कनेक्टेड है, ठीक है? अब क्या कह रहा है कि जो इसके अंदर एनर्जी स्टोर कर सकती है, वो जो स्टोर, ये एनर्जी, जितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है, वो क्या कर सकता है भाई? इट कैन मेल्ट mkg ऑफ आइस एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये कितनी आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पे, देखो ये 0 डिग्री आइस को 0 डिग्री सेल्सियस इसको मेल्ट करके वाटर बना सकती है, ठीक है? इस आइस को ये जितनी एनर्जी स्टोर करता है ना, वो एनर्जी क्या कर सकती है? 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है उसको मेल्ट करके वाटर बना सकती है, ठीक है? टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। ओके, ऐसे ही ये वाला जो कैपेसिटर है, ये क्या कर सकता है? इतने ही जो एमकेजी वाटर है उसको 100 डिग्री सेल्सियस वाटर को किस में कन्वर्ट कर सकती है? उसको बॉईल कर सकती है, ठीक है? कितने? सेम अमाउंट ऑफ वाटर को, ठीक है? अच्छा, ये हमारा वाटर है, इसको बॉईल कर सकती है भाई, ठीक है? मतलब वेपर में कन्वर्ट कर सकती है 100 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है? आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है, अगर पहला कैपेसिटर 16 माइक्रोफेराड है तो दूसरा कैपेसिटर कितना होगा? अगर पहले कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है? 16 मिली, माइक्रो नहीं मिली, 16 मिली फेराड है, और दूसरे की कैपेसिटेंस कितनी होगी? C2 की कैपेसिटेंस कितनी होगी आपकी, ठीक है? तो कैसे करेंगे भाई इसको? देखिए, एनर्जी ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर कितनी होगी? E1 इजकल टू 1/2 C1 V1 स्क्वायर। दूसरे कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होगी? 1/2 C1 C2 V स्क्वायर हो जाएगी हमारे पास। सेम वोल्टेज है दोनों के अंदर, दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है? अच्छा, आपको क्या दे रखा है कि ये जो एनर्जी है ना, ये फर्स्ट कैपेसिटर की एनर्जी है, ये क्या कर सकती है? 0 डिग्री सेल्सियस आइस को वाटर में कन्वर्ट कर सकती है। इसका मतलब ये क्या? देखिए, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, मतलब ये किसकी बात कर रहा है? एक लेटेंट एनर्जी की बात कर रहा है ये, ठीक है भाई? लेटेंट हीट होती है ना जब टेम्परेचर चेंज नहीं करते हम, और वो टेम्परेचर चेंज नहीं करती बट स्टेट चेंज हो जाती है हमारी, ठीक है? तो ये वाली हीट कितनी होगी फिर हमारी? Q1 इजकल टू क्या होगा? M इंटू एल। किसके लिए? आइस के लिए, ठीक है? और ये वाली हीट कितनी होगी? Q2 इजकल टू M L इंटू
किसके लिए? वाटर के लिए, समझ गए? तो इसको रख दीजिए यहाँ पे, Q2 रख देते हैं हम इसको। E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? M इंटू एल आइस अपॉन में M इंटू वाटर का अमाउंट सेम है और हाँ आइस का भी अमाउंट सेम ही है हमारे पास, तो आइस और ये किसका इक्वल हो जाएगा? ये हमारा वाटर के इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू, ठीक है होगा इसको 1/2 से ये 1/2 कट जाएगा आपका, ठीक है। और C1 V1 स्क्वायर V सेम वोल्टेज है आपका, C1/C2 आ जाएगा, ठीक है। M इंटू आइस की जो लेटेंट हीट होती है वो कितनी होती है? 80, और वाटर के लिए ये M इंटू 540 हो जाएगी ये, ठीक है। इक्वल टू कितना हो जाएगा? C1 कितना है? 16 मिली फेराड और C2 आपको निकालना है, ठीक है। M से M कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आप C2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 516 इंटू 540 अपॉन में 80, ठीक है। इसको काट लो, 8 दूनी 16, 2 100, 4 दूनी 8 और 5 108 मिली फेराड, 108 मिली फेराड इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो जो कैपेसिटेंस है वो कितना हो जाएगा? 108 मिली फेराड का हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टू बॉल्स ऑफ masses m and 2m are moving with speed v and v/2 respectively. After undergoing a completely inelastic collision, they move together with a speed v/3. ठीक है, एंगल निकालना है इनके बीच में। देखो एक बॉल ऐसे आ रही है जिसका मास m है, किस वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से आ रही है। एक दूसरी बॉल आ रही है जिसका मास डबल है, 2m है, और किस वेलोसिटी से आ रही है? बट वेलोसिटी हाफ है, v/2 है। ये दोनों इनलास्टिक कोलिजन होता है इन दोनों के बीच में और ये चिपक के एक बॉडी बन जाती है, तो m और 2m का मास कितना हो जाएगा हमारा? 3m हो जाएगा। और ये किस वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है? फिर v/3 वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। आपको निकालना है कि ये जो एंगल है, ठीक है, किस एंगल से एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। ये जो दो मासेस थे इनके ये किस एंगल से एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? देखो ये जो पार्टिकल है वो कंबाइन होके एक साइड जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं, ठीक है। पहले एक्स एक्सिस डायरेक्शन में लगाते हैं। देखो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में शायद इसी से मिल जाए। देखो एक्स, क्योंकि ये जो फाइनल कंपोनेंट है वो भी तो हमारा किस अलोंग जा रहा है? एक्स के अलोंग जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे v cos थीटा, और इसका क्या हो जाएगा? इसका v/2 cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो लगाते हैं अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो इसका लीनियर मोमेंटम निकाल लेते हैं भाई, m v cos थीटा पहले वाले का, दूसरे का किसके इक्वल होगा भाई? दूसरे का लीनियर मोमेंटम m 2m इंटू इसकी वेलोसिटी v/2 cos थीटा किसके इक्वल होगा? जो लीनियर मोमेंटम है कोलिजन के बाद की बॉडी का वो कितना है? 3m इंटू क्या आएगा? v/3, ठीक है। अच्छा यहाँ से क्या हो जाएगा? ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, mv cos थीटा mv cos थीटा 2mv cos थीटा आ जाएगा यहाँ से, और ये किसके बराबर आ जाएगा? 3 से 3 कट जाएगा, mv आ जाएगा। अच्छा ये कितना बनेगा? mv से mv कैंसिल हो जाएगा, तो cos थीटा इजकल टू कितना आ जाएगा आपका? 1/2, और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2 कहाँ होता है cos में? 60 डिग्री पे, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री। तो ये थीटा है तो कितना हो जाएगा? 60, और 60 कितना हो जाएगा? 120 डिग्री, ठीक है। तो एंगल कितना हो जाएगा भाई हमारा? थीटा प्लस थीटा यानी 120 डिग्री। तो एक दूसरे से किस एंगल पे अप्रोच कर रहे हैं? एक दूसरे को 120 डिग्री एंगल पे अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा है कि a uniform solid sphere of mass m and radius a is surrounded symmetrical by uniform thin spherical cell। देखिए क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक ना स्फेरिकल बॉडी है हमारे पास, ये स्फेरिकल मास है जिसका मास m है, ठीक है। इसको सराउंड किया हमने एक स्फेरिकल सेल से, ठीक है, ये शेल से सराउंड किया है। इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस कितनी है भाई? इसकी रेडियस है a, और जो बाहर वाले की रेडियस है वो कितनी है हमारी? 2a है इसकी रेडियस, ठीक है, जो शेल है, ठीक है। तो इस आपको क्या निकालना है? इस सिस्टम के द्वारा जो प्रोड्यूस की गई है ग्रेविटेशनल फील्ड उसको निकालना है। कहाँ पे? 3/2a, मतलब ये 2a हो गया तो 3/2a कहाँ? यहाँ होगा, ठीक है, इस डिस्टेंस पे निकालना है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा लॉजिक है क्वेश्चन में, अगर आप उस लॉजिक को समझ जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? स्फेरिकल शेल दे रखा है। देखिए हम जानते हैं स्फेरिकल शेल, चाहे वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड हो, इनसाइड स्फेरिकल शेल क्या होती है? वो 0 होती है, ठीक है। तो क्या होगा? तो इस शेल की जो इनसाइड फील्ड है, जो ये बाहर है, चाहे इसका मास
कुछ भी हो, ठीक है, वैसे तो इसका आइडेंटिकल मास सेम मास है, ठीक है, तो इनसाइड इसके द्वारा जो फील्ड है ना, जो सेल है इसके अंदर तो फील्ड होगी नहीं इसके द्वारा, तो बचा हुआ क्या, सिर्फ यही रह जाएगा हमारे पास, ठीक है, तो इसकी फील्ड निकाल लेते हैं हम। तो इसकी फील्ड आई से डिनोट कर देते हैं, मान लो ग्रेविटेशनल फील्ड को, वो क्या होगी gm अपॉन में एक्स स्क्वायर। कहाँ पे निकालनी है भाई, gm अपॉन में x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/2 a और उसका स्क्वायर कर देंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा 4 gm अपॉन में 9a स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक ट्रिक थी बस इसमें, अगर आप उसको पहचान लेते तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए, अगले क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे रखा है पूरे पेज में। एस्टेट की यही बात है कि क्वेश्चन पूरे ना एक पेज भरे होते हैं, ठीक है, सारा टाइम तो हमारा इसमें पूरा कंज्यूम हो जाता है इसको पढ़ने में, क्वेश्चन को, ठीक है, 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, कैसे करेंगे इसको, ठीक है। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि 2 लार्ज कंडक्टिंग शीट्स, देखिए एक शीट है, एक का चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 दे रखा है, एक का चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 दे रखा है, एक शीट S1 है, एक शीट S2 है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि जो पार्टिकल है, मान लो वो यहां से जा रहा है, किस डिस्टेंस पे, a डिस्टेंस पे जा रहा है, ठीक है, कितने एंगल पे, 45 डिग्री के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बना रहा है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है, ठीक है, और ये एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे अपार्ट है भाई, d डिस्टेंस पे अपार्ट है ये, ठीक है। आपको क्या निकालना है, वर्क डन। जब चार्ज यहां से यहां तक जाएगा तो कितना वर्क डन होगा, ठीक है, इस वर्क को निकाल लेते हैं। तो वर्क कैसे निकालेंगे हम, इलेक्ट्रिक वर्क किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारा Q इंटू डेल्टा V, ठीक है, डिफरेंस इन पोटेंशियल, ओके। अब देखो ये वाला अगर आप केस देखो तो ये कौन सा केस है, वो पैरेलल चार्ज शीट होती है ना, वो वाला केस है ये, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी, मान लो इसको हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 दे देते हैं, आउटवर्ड होगी। दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यहाँ कहीं E2 होगी ये हमारे पास, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी आपकी E इजकल टू E1 माइनस E2, ठीक है। तो E इजकल टू E1 की वैल्यू कितनी है हमारी, सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। एक चार्ज शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, इतनी होती है। दूसरे कितनी हो जाएगी, सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। तो यहाँ से 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 आ जाएगा। ये आपकी E आ गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको लिखना है कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई, अब हम निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा V निकालते हैं। तो डेल्टा V कितना हो जाएगा, E इंटू डिस्टेंस, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी है, देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी, a cos थीटा, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी, a cos थीटा। तो E इंटू क्या हो जाएगा हमारा, a cos थीटा, ठीक है। तो ये ओरिजिनल डिस्टेंस a cos थीटा, थीटा कितना हमारे पास 45 डिग्री। तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ठीक है। और इंटू a cos थीटा a और cos 45 कितना हो जाएगा 1/√2, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, अच्छा डेल्टा V आया अभी तो हमारे पास ये आया 1/2, ये 2 आगे आ जाएगा 2√2 एप्सिलॉन नॉट, और क्या आ जाएगा a और सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। वर्क डन निकालना है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, Q इंटू डेल्टा V, बस Q से मल्टीप्लाई करना है इसको। तो क्या आ जाएगा, Q इंटू a अपॉन में 2/2√2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ठीक है। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आप देखो एक एलिमिनेशन भी लगा सकते हो इसमें, देखिए दोनों पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है हमारे पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जाएगी और इसकी, यानी एक दूसरे को भाई अपोजिट डायरेक्शन में, तो कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 तो ऑप्शन से बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो सम तो होगा नहीं क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 हमारे पास क्या है, मतलब सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 वाले ऑप्शन बिल्कुल ठीक होंगे, ठीक है। अब इसमें दो ऑप्शन है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 वाले दो हैं, कौन कौन से, बी और सी है, ठीक है। अब क्या करो, देखो अब एक क्वेश्चन में 45 डिग्री एंगल दे रखा है, तो 45 का जो है cos 45 आप देख सकते हो, cos हो चाहे साइन हो, कि cos 45 कितना होता है भाई 1/√2 होता है, ठीक है। तो 1/√2 का फैक्टर किस में है, सेकंड वाले में है, ठीक है, क्योंकि पहले
पहले और फोर्थ ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए हमारे पास, तो आप यहां से भी लॉजिकली बिना सॉल्व करे इसको सॉल्यूशन को कर सकते थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन सम प्रोसेस द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस डिपेंड ऑन द एंट्रोपी। देखो जो टेम्परेचर का फंक्शन दे रखा है वो किसके बराबर दे रखा है, वो दे रखा हमारा टी ए एस की पावर एन के इक्वल दे रखा है, ठीक है। अच्छा यहां से आप क्या कर सकते हैं, आपको निकालना क्या है, आपको हीट कैपेसिटी निकालनी है सी, ठीक है। सी का फंक्शन निकालना है किसके टर्म में, एंट्रोपी के टर्म में, ठीक है। यहां से आप पहले सबसे पहले तो यहाँ पे एस की वैल्यू निकालो, तो एस की वैल्यू कितने किसके बराबर आ जाएगी भाई, टी बाई ए, और एस की पावर एन है तो उधर जाके ये 1 बाय एन हो जाएगी, ठीक है। सी फाइंड आउट करना है आपको, ओके। अच्छा अब क्या करेंगे हम, अब क्या करो इसको डी एस डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो डी एस किसके बराबर आ जाएगा यहाँ से, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, टी की पावर 1 बाई एन और ए की पावर 1 बाई एन। ए हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, तो ए कांस्टेंट है दिए तो आगे आ जाएगा ए की पावर 1 बाई एन। अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं भाई टेम्परेचर का, तो पहले क्या आएगा, पावर आगे आ जाएगी 1 बाई एन और टी की पावर में से एक माइनस हो जाएगा और फिर टी का करेंगे क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। तो यहां से क्या करो, डी एस डी टी को नीचे ले आओ, किसके बराबर आ जाएगा, 1 अपॉन ए की पावर 1 बाई एन इंटू 1 बाई एन इंटू टी की पावर 1 बाई एन माइनस 1, ठीक है। अच्छा हीट कैपेसिटी आपकी क्या होती है, सी होती है आपकी डी क्यू अपॉन में डी टी, ठीक है, डी क्यू अपॉन में डी टी होती है। तो सी यहां से डी क्यू की वैल्यू निकाल लो, डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, सी इंटू डी टी के इक्वल हो जाएगी। और एंट्रोपी किसके इक्वल होती है, डी एस इक्वल टू होते हैं आपके डी क्यू अपॉन में टी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, डी क्यू की वैल्यू निकाल लो, यहां से डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी इंटू डी एस, ठीक है। टी क्यू की वैल्यू, डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी इंटू डी एस। जो आप इसको यहां पे रखोगे तो सी की वैल्यू क्या बनेगी, सी की वैल्यू बनेगी टी इंटू डी एस अपॉन में डी टी, ठीक है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है, देखिए डी एस अपॉन डी टी तो हम निकाल चुके हैं, अब आपको क्या निकालना, बस टी से मल्टीप्लाई करना है। तो टी इंटू डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू ये है आपकी पूरी 1 ए बाय 1 बाई एन और इंटू 1 बाई एन इंटू टी की पावर 1 माइनस 1 इंटू 1, ठीक है। अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना आएगा आपका, टी की पावर 1 बाई एन और इसमें से माइनस 1 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो टी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको सॉल्व करो आप, 1 बाई ए एन बचेगा यहाँ से, और क्या बचेगा यहाँ से, और 1 बाई एन बचेगा, टी की पावर 1 बाई एन माइनस टी, ठीक है। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, टी की पावर 1 माइनस एन को इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टी की पावर 1 बाई एन इंटू टी की पावर माइनस 1। तो टी की पावर माइनस 1 से टी खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ, टी की पावर कितना बचेगा, 1 बाई एन बचेगा सिर्फ, ये आपका सी आ जाएगा। अच्छा ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को इकट्ठा कर लेते हैं, तो टी अपॉन में ए की पावर कितना बचेगा, 1 बाई 1 इंटू 1 बाई एन, और ये क्या होता है, टी ए टी अपॉन में ए इसकी पावर 1 बाई एन, ये तो हमारा क्या होता है, एस होता है। तो यहाँ एस रख लो, तो ये क्या आएगा, एस इंटू 1 बाई एन यानी एस बाई एन, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। ठीक है अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हाँ एक लीनियर मास डेंसिटी ऑफ थिन रिजिड रोड है, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी, कहाँ पे, परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द एंड ऑफ द रोड, और उसकी लेंथ 2 मीटर है वायर की। देखो उसकी रोड की, देखो एक रोड है ऐसे और उसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर है, ठीक है। मान लो हम यहाँ 0 मान लेते हैं और यहाँ कितना 2 मीटर है, ठीक है। अच्छा इसकी लीनियर मास डेंसिटी कितनी दे रखी है, लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 3x दे रखी है, ठीक है। अच्छा लैम्डा होता क्या है आपका, लैम्डा होता है हमारा dm अपॉन में dx, ठीक है। तो यहाँ से dm की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dm की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा इंटू dx आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा 3x, हाँ लैम्डा dm 3x इंटू dx आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट काटनी है, ये dx, ठीक है, कितनी डिस्टेंस पे, यहाँ से यहाँ तक x पे। तो आपको स्मॉल एलिमेंट की, अगर हम इस स्मॉल एलिमेंट जिसका मास dm है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो फिर इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपको पता ही है कि उसको टोटल रोड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगी यहाँ से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल एलिमेंट की कितनी हो जाएगी, डी क्या होगी, डी आई इजकल टू डी एम इंटू डिस्टेंस कितनी है, एक्स स्क्वायर हो जाएगी हमारे पास। और डी एम क्या है दोस्तों, डी एम है हमारे पास 3x इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा
3x³ इंटू dx, ये di आ जाएगा। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या करो, इंटीग्रेट कर दो इसको। तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, I इजकल टू 3x4 अपॉन में 4 आ जाएगा। लिमिट रख दीजिए 3 कहाँ, 0 से लेके 2, यानी 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है। 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4 अपॉन 4, तो ये जाएगा 3। 2 की पावर कितना होता है 16, 4 कितना हो 16 और अपॉन में 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, ये 16 कट जाएगा, तो कितना आएगा kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, इसको रब कर देते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या करते हैं कि देखिए, दो वर्टिकल सिलेंडर हैं, एक वर्टिकल सिलेंडर एक ये रहा हमारे पास, और इसकी लेंथ कितनी है L1, यहां से तक कितनी लेंथ है L1। दूसरा हमारे पास एक और सिलेंडर है इसके नीचे, और उसकी लेंथ कितनी दे रखी है L2। इन दोनों के बीच में एक पिस्टन है। ओके, और ये दोनों सिलेंडर लेंथ के अलोंग ऐसे मूव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर मान लो इन दोनों के अंदर टू पार्ट्स ऑफ द वेसल कंटेन 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, इनके अंदर एक आइडियल गैस 1 मोल आइडियल गैस भरी हुई है, जिसका टेम्परेचर कितना है T, यानी दोनों का टेम्परेचर कितना है हमारा T है। ओके, तो आपको निकालना मास ऑफ द पिस्टन, इस पिस्टन का मास क्या होगा। ठीक है, अच्छा देखिए कैसे करेंगे इसको। पहले तो आप देखिए एट इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम सिचुएशन में क्या होगा कि देखिए ये वाला सिलेंडर है इसके ऊपर रखा हुआ है, तो इसके ऊपर कितना जो गैस है वो कितना प्रेशर अप्लाई करेगी। ठीक है, वो करेगी P1। अच्छा, फोर्स कितना हो जाएगा इस गैस के द्वारा, वो कितना हो जाएगा P1A हो जाएगा। सेम ऐसे ही देखिए, ये वाली जो इस सिलेंडर में जो गैस है उसका प्रेशर कितना हो जाएगा P2, फोर्स कितना हो जाएगा P2 इंटू A हो जाएगा हमारे पास। वन मोर थिंग, ये जो है हमारे पास जो पिस्टन है इसका मास मान लो m है, तो इसका वेट कितना होगा, वो डाउनवर्ड होगा, वो इसी के ऊपर तो रखा हुआ है हमारे पास दूसरे वाले सिलेंडर के ऊपर। तो एट इक्विलिब्रियम सिचुएशन में क्या होगा कि जो अपवर्ड फोर्सेस हैं वो डाउनवर्ड के इक्वल होंगे हमारे पास। ठीक है, तो डाउनवर्ड फोर्सेस क्या है हमारे पास P1A प्लस mg, अपवर्ड फोर्सेस क्या है हमारे पास P2 इंटू A हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां से mg की वैल्यू निकाल लो, mg की वैल्यू क्या आएगी, P2A माइनस P1A आ जाएगी। ओके, अच्छा P2A माइनस P1A फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। अब आइडियल गैस भरी हुई है दोनों के अंदर, तो आइडियल गैस क्या कहती है, PV इजकल टू क्या होता है, PV इजकल टू हमारा होता है nRT। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो n की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। अच्छा, वॉल्यूम को कैसे लिख सकते हैं हम, वॉल्यूम कैसे लिख सकते हैं, प्रेशर इंटू एरिया इंटू लेंथ इजकल टू RT हो जाएगा फॉर गैस 1। अब पहली गैस के लिए देखते हैं हम। ठीक है, ऊपर वाले सिलेंडर के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, P1 उसका प्रेशर मान लो P1 हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है, A है। ठीक है, सेम ही है, और इंटू L1 उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी L1, वो किसके बराबर आ जाएगा, R इंटू T के बराबर आ जाएगा। टेम्परेचर दोनों का सेम है। फॉर गैस 2, दूसरी गैस के लिए कितना हो जाएगा, ठीक है, दूसरे वाले सिलेंडर की गैस के लिए P2 इंटू A इंटू क्या आ जाएगा, L2 इजकल टू आ जाएगा हमारे पास RT। ठीक है, अच्छा यहाँ से P2A की वैल्यू निकाल लो आप यहाँ से, तो P1A की पहले P1A की निकालते हैं तो क्या आ जाएगा RT अपॉन में L1। ऐसे ही P2A की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, RT अपॉन में L2 के बराबर। इन दोनों वैल्यूज को यहाँ रिप्लेस कर दो, तो mg की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, P2A की वैल्यू कितनी है, RT अपॉन में L2 माइनस क्या आ जाएगा, RT अपॉन में L1। क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से, RT कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा 1 अपॉन L1 माइनस 1 L2 माइनस 1 अपॉन L1। ठीक है, हमें मास निकालना है तो G नीचे आ जाएगा, RT अपॉन में G क्या बचेगा 1 अपॉन L2 माइनस 1 अपॉन L1। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज एट रेस्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। देखिए, एक ब्लॉक है जो एक रफ सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक है, इसका मास कितना है, 2 kg मास है इसका। ओके, अच्छा ठीक है, कितना फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं इस पे, 3 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो भाई फ्रिक्शन जनरेट होगा कितना, मान लो हम उसको स्मॉल f बोल देते हैं, इस f को कितना 3 न्यूटन बोल रहे हैं हम। ठीक है, अच्छा इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा भाई, इसका वेट कितना होगा mg, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी हमारे पास, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या आ जाएगा, F इजकल टू म्यू इंटू आर हो जाएगा हमारे पास। म्यू कितना हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रखा है इसमें 0.1 इंटू आर, आर की वैल्यू, आर हमारा क्या है, आर बराबर mg के है हमारे, तो R बराबर हमारा mg, m कितना है इसका 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी है हमारी 10, तो कितना आ जाएगा 0.2 इंटू 2 आ जाएगा यहाँ से,
तो 2 न्यूटन का क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है यहाँ से, ठीक है। अच्छा, नेट फोर्स कितना हो जाएगा आपका, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा आपका 3 माइनस 2n, कितना आ जाएगा यहाँ से, 3 में से 2 गया 1 न्यूटन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा, आपको क्या निकालना है कि जब ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी जब वो 9 मीटर चल जाएगा, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन नहीं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं हम इसमें, ठीक है। तो इसमें हम क्या लगा देते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है 1/2 mu स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू, ठीक है, नेट वर्क डन के बराबर होगा। तो 1/2 m मास कितना है इसका, हाँ 2 इंटू वी स्क्वायर पता नहीं है, यू स्क्वायर 0 है क्योंकि वो इनिशियली रेस्ट में था। नेट फोर्स कितना है आपका 3 माइनस 1 न्यूटन हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है हमारी 9। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू 9 आ जाएगा, और वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी √9 यानी 3 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 3 मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो दोस्तों इस पार्ट में हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, ठीक है। जल्दी हम दूसरा पार्ट लेके आएंगे इसका। अगर हम आपको हमारा काम पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम साइंस से रिलेटेड मोस्टली टॉपिक से वीडियो बनाते रहते हैं, ठीक है, और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।